नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसा कि आपको बताया है जून 2020 से अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स हम यहाँ कवर करेंगे। करंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अभी तक हम ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स पे पहुंच चुके हैं। 4 महीने के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बचे हैं और कुछ स्टैटिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये सीरीज लगभग 250 क्वेश्चंस तक जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस सेट 15 के। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDFs जो हैं वो आप @Kapil Live से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं सेट 15। क्वेश्चन 141 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये एक वर्चुअल ग्लोबल समिट थी जो लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के बिजनेस लीडर्स और हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 कहता है इसे चेयर किया था PM ने। स्टेटमेंट 3 कहता है इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। अब आपका टास्क है वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जल्दी से पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर आपको अब बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको नहीं होस्ट किया था, तो थर्ड रॉन्ग है। तो अगर थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो जैसे मैं बार बार बताता आया हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहली चीज़, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल इसको किया गया था कंट्री में 2020 नवंबर में, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंट्री में आए। इसमें सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, वर्ल्ड ओवर के जितने इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के जो बिजनेस लीडर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने इसको मिलकर होस्ट किया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमें NIF में चाहिए। NIF हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारा सपना है 2024-25 तक, उसको पूरा कर पाएँ। इसी के लिए फंड आया था और इसी के लिए हमने ये समिट की है। चलते हैं 142 पे। थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है। विद रिगार्ड टू करेंसी विद पब्लिक इन एन इकोनॉमी, आपको बताने कौन से स्टेटमेंट्स ठीक हैं। करेंसी विद पब्लिक इन एन इकोनॉमी, ये टर्म हम सुनते रहते हैं और हमने नवंबर में फिर से सुना था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन स्टैटिक इस बार के प्रीलिम्स 2020 में भी पूछा गया था। अब आप बताइए, करेंसी विद पब्लिक is arrived at after deducting cash with banks from total currency in circulation। मतलब जब हम टर्म यूज़ करते हैं कि करेंसी विद पब्लिक RBI, तो उसका मतलब होता है कि जितना कैश है बैंक्स के पास माइनस टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश विद बैंक्स, है ना। तो जो भी है उसको डिडक्ट करके फाइनल अमाउंट आता है। सेकेंड कहता है, इट रेफर्स टू अ कैश और करेंसी within a country that is physically used to conduct transactions between consumer and business। ये आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो जैसे कि हमने कई बार ये टर्म सुना है, करेंसी विद पब्लिक क्या है। देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे ठीक है, करेंसी विद पब्लिक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखो या तो 1 सही होगा या 2 सही होगा। करेंसी विद पब्लिक वही होता है जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन होता है। लेट अस से 100 करोड़ सर्कुलेशन में है और 20 करोड़ इस समय बैंक्स के पास है। तो जब हम टर्म यूज़ करेंगे करेंसी विद पब्लिक तो हम बोलेंगे 80 करोड़ करेंसी विद पब्लिक है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, टोटल करेंसी कितनी है सर्कुलेशन में। इसका मतलब कैश या करेंसी जो एक कंट्री में है, जो फिजिकली यूज़ की जा सकती है ट्रांजेक्शन करने के लिए बिटवीन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, तो जितनी करेंसी है वो करेंसी इन सर्कुलेशन होगी। जब आप बैंक वाले करेंसी को निकाल देंगे तो मिलेगा उसमें करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, तो ये टर्म न्यूज़ में थी क्योंकि 4 साल हो गए थे डीमोनेटाइजेशन को, तो ये टर्म RBI ने यूज़ किया था। चलते हैं क्वेश्चन 143 की तरफ। कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI के बारे में आपको बताना है। काइंड ऑफ सब्सिडी टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसएडवांटेज फेस्ड बाय सेक्टर। देखो, PLI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इस तरह के हम पहले भी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये उसी तरह का तीसरा क्वेश्चन है। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज
करेक्ट, पीएलआई को लेके कौन सा करेक्ट है। पहले भी मैं आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बता चुका हूँ। अब आपको वीडियो को पॉज करना और आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं 143 ऑल आर करेक्ट कैसे। देखो एक स्कीम है दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। इंक्रीमेंटल सेल्स में जैसे जैसे कंपनी सेल करती जाएंगी मेक इन इंडिया कैंपेन में, वैसे वैसे उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो कंपनीज कौन से सेक्टर की होंगी? 10 सेक्टर हैं उसमें, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, स्पेशलिटी स्टील्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स सच एज एयर कंडीशनर्स, एलईडीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भारत में मेक इन इंडिया जो है वो प्रमोट होगा। तो कैसा है एक बार ये देख लेते हैं। पीएलआई है क्या? देखो पीएलआई एक तरह से सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी प्रोडक्शन बेस्ड पे। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। डायरेक्ट पेमेंट कहाँ से होगी? बजट में से। याद रखने वाली बात है कि पीएलआई की डायरेक्ट पेमेंट आपको बजट से मिलेगी। अगर आप पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बजट से इन 10 सेक्टर्स को पैसा देगी। अमाउंट वेरी करेगा सेक्टर टू सेक्टर, जैसा डिमांड रहेगा, जैसी नीड रहेगी। और ये डिसएडवांटेज पर डिपेंड रहेगा कि अगर कोई सेक्टर कोई डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है, मतलब वो सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा, तो पीएलआई स्कीम के चलते गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगी। चलते हैं 144 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग। वीजीएफ बहुत न्यूज़ में रहता है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है वन टाइम ग्रांट दी जाएगी और डिफर्ड किया जाएगा कुछ पैसा टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली ज़रूरी है लेकिन उसमें पैसा नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग कर देगी। तो एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीजीएफ का जो मॉडल है ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स पे लागू होगा। गवर्नमेंट और कोई भी सेक्टर या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मिलके कोई प्रोजेक्ट बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पे कुछ पैसा कम पड़ गया तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी, ये इसका मानना है। इस स्कीम में जो वीजीएफ है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और ओनली पब्लिक प्रोजेक्ट्स या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझा दी है, अब आपको वीडियो को पॉज करना और इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो खुद से भी आंसर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो एग्ज़ाम में बात नहीं बन पाएगी। थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ, क्योंकि जब खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो इसका आंसर है, आप देख रहे हैं बी 1 और 2। देखो वीजीएफ मैंने आपको बताया पीपीएफ मॉडल पे काम करेगा। दूसरी बात है, अगर किसी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा कम पड़ रहा है, पहले ये स्कीम जो थी वो केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक थी, इसे बाद में बढ़ा के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर दिया गया है। कोई भी पैसा कम पड़ रहा है पीपीपी मॉडल में तो गवर्नमेंट उस पैसे की भरपाई करेगी। और ये वायबिलिटी गैप्स जो स्कीम है, वीजीएफ जो है फंडिंग जो है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2006 से इसको चला रहा है टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग थ्रू पीपीपी मोड। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे फोकस किया जाएगा। क्लियर है? तो ओनली पब्लिक नहीं रहेगा, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं और ज़रूरी भी हैं, उनको भी यहाँ पे फंडिंग की जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 145। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इकोनॉमी। ठीक है, तो पहली चीज़ है टेक्निकल रिसेशन इज डिफाइंड एज 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स इन अ रो ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 कि टेक्निकल रिसेशन जो है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक जब डाउनफॉल रहता है इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं नाउकास्ट। ये एक टर्म यूज हुई थी आरबीआई द्वारा। इन इकोनॉमिक टर्म्स मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट और द वेरी नियर फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी की क्या हालत है ये नाउकास्ट में पब्लिश होता है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है। इंडिया जो है टेक्निकल रिसेशन में फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-2021 आया था, यानी पिछले साल का अप्रैल से लेके सितंबर तक का समय। पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है टेक्निकल रिसेशन, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल रिसेशन टर्म एकदम सही है। हम कहते हैं जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, Q4, यानी ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक
जब इकॉनमी है वो डाउनफॉल में जाती है और वापस आ जाती है। टेक्निकल रिसेशन एक तरह से वी शेप रिकवरी की भी बात करता है। ये टर्म एकदम सही है। नाउकास्ट का मतलब, नाउकास्ट एक ऐसा पब्लिकेशन है जो आरबीआई लेके आती है, जो आपको स्टेट ऑफ इकॉनमी बताता है, यानी इकॉनमी के हालत बताता है। और भारत पहली बार हिस्ट्री में टेक्निकल रिसेशन में गया है। तो अब देखते हैं कि आरबीआई ने इंडिया का नाउकास्टिंग पब्लिश किया है और उसमें बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 2 क्वार्टर्स तक चला, इसलिए उसने कह दिया कि टेक्निकल रिसेशन है। देखो, टेक्निकल रिसेशन और रिसेशन में एक माइनर डिफरेंस होता है। रिसेशन लंबे समय तक चलता है, हमें पता नहीं होता कि कब इकॉनमी रिसेशन से वापस आएगी। हो सकता है रिसेशन डिप्रेशन में भी बदल जाए, लेकिन टेक्निकल रिसेशन 2 क्वार्टर्स तक ही चलता है। इकॉनमी डाउनफॉल पे जाती है और 2 क्वार्टर बाद वापस आ जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात, टेक्निकल रिसेशन किसी एक रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे 2020 में कोविड की वजह से टेक्निकल रिसेशन हुआ। रिसेशन इन जनरल किसी भी पर्पज से हो सकता है या बहुत सारे पर्पज से हो सकता है। मतलब कोविड भी हुआ, जॉबलेसनेस भी हुई, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गई, सब कुछ मिलकर रिसेशन में चला गया कि एक बार धक्का लगा, हम रिसेशन में गए और फिर रिसेशन में ही रह गए। टेक्निकल रिसेशन कोविड की वजह से आया था, लॉकडाउन की वजह से आया था, लॉकडाउन ओपन हुआ, इकॉनमी वापस आ गई। ये है टेक्निकल रिसेशन। अब ये नाउकास्ट क्या है? नाउकास्ट का मतलब है प्रेडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट और वेरी नियर फ्यूचर ऑफ स्टेट ऑफ इकॉनमी। नाउकास्ट पहली बार इशू करा गया था बुलेटिन जनवरी 1947 में, फिर उसको 55 के बाद बंद कर दिया गया था। अभी क्या है, इसको फिर से आरबीआई ने पब्लिश किया था इस टाइम पे। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब इसका एम क्या है? एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी फेज। दूसरा, इट विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉयज टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। टर्म पे ध्यान दीजिएगा। सब्सिडी अमाउंट अंडर स्कीम विल बी क्रेडिटेड अपफ्रंट ओनली इन आधार सीडेड ईपीएफओ न्यू एम्प्लॉयज अकाउंट। देखो, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, ये आई थी पिछले साल। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है। देखो, गवर्नमेंट कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करेगी बिना आधार सीडेड यानी आधार लिंक्ड अकाउंट में तो नहीं करेगी। इसका मतलब 3 करेक्ट है, यहाँ से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी फेज। 1 भी ठीक है, लेकिन 2 जो है कि सब इस्टेब्लिशमेंट को मिलेगा, ये गलत है। तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर बनेगा। ये आप देखेंगे कि केवल ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ईपीएफओ के साथ, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का बेनिफिट मिलेगा, यानी उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत 3.0 गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1.2 लाख करोड़ को वो इन्फ्यूज़ करेगी, जॉब क्रिएशन करेगी, लिक्विडिटी सपोर्ट देगी, स्ट्रेच सेक्टर को बेनिफिट्स देगी, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अवसर देगी, है ना। तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट ईपीएफओ के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फर्दर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 एम्प्लॉयज़ तक कितना कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये पीडीएफ्स में फैक्ट्स आप देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे। रिसेंटली द टर्म फिस्कल कंजर्वेटिज्म वॉज इन न्यूज़। फिस्कल कंजर्वेटिज्म न्यूज़ में था। ये पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंजर्वेटिज्म इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फिस्कल कंजर्वेटिज्म किस किस को इसमें इंक्लूड करता है? टैक्सेस को इंक्रीज करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, गवर्नमेंट डेट को कम करना, प्राइवेटाइजेशन को करना। देखो, पहले हम ये टर्म समझते हैं। फिस्कल यानी टू डू विद द एनुअल फाइनेंसेस। कंजर्वेटिज्म मतलब जहाँ पे सरकार बहुत देखभाल के पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, तो वो है कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर रही है तो वो फिस्कल कंजर्वेटिज्म में आएगा। गवर्नमेंट अपने डेट को मिनिमाइज कर रही है तो वो भी फिस्कल कंजर्वेटिज्म में आएगा। लेकिन फिस्कल कंजर्वेटिज्म में गवर्नमेंट टैक्सेस को भी रिड्यूस करती है, ये याद रखने वाली बात है। टैक्सेस को इंक्रीज नहीं करती है। तो ये टर्म बेसिकली क्या होता है, अभी अभी ये टर्म यूज़ की गई थी जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्या थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्या था, उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं दे रही है। ये नहीं कह रही कि हम 1 लाख करोड़ या 1.2 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों के पास पैसा छोड़ रहे हैं, मतलब हम रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं जिससे लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। तो उसमें आप देखो, जब गवर्नमेंट को आपके हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ना है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है, क्योंकि अगर टैक्सेस ज़्यादा कर देगी तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ले जा रही है। आपने देखा टीडीएस को कम किया या टैक्सेशन के बेनिफिट्स दिए लोगों को। तो इसमें आप देखेंगे फिस्कल कंजर्वेटिज्म में गवर्नमेंट लार्ज कैश ट्रांसफर्स नहीं करती है, आपके पास ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है जिससे आप खुद से पैसा कमा सके। जैसे कि टैक्सेस को लो करना, सरकार अपने खर्चे को कम करेगी, गवर्नमेंट अपने डेट को कम करेगी, डीरेगुलेशन करेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी, फ्री ट्रेड करेगी, टैक्स कट करेगी। ये सब फिस्कल कंजर्वेटिज्म का पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन 148 की तरफ। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP, ये न्यूज़ में थी, किससे एसोसिएटेड है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से ये बेसिकली रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या होता है, 11 ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे OALP के चलते, ठीक है। अब OALP में क्या होता है, कंपनीज आर अलाउड टू कार्व आउट एरियाज दे वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है। कंपनी कहती है कि नहीं, मुझे तो यही वाला एरिया चाहिए, मैं यहीं पे इसी का लाइसेंस मुझे चाहिए। तो कंपनी अपने एरिया खुद डिसाइड कर सकती है और अकॉर्डिंगली इसके बिडिंग होगी। कंपनीज अपना एक्सप्रेशन गवर्नमेंट को बता सकती है और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली कंपनीज को वो ऑयल ब्लॉक्स एलोकेट कर देगी। अब ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी का पार्ट है, हेल्प का। इस हेल्प को हम कैसे लाए थे, NELP को हटा के लाए थे, ठीक है। और इसको मार्च में हमने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के साथ लॉन्च किया था। तो अभी हम हेल्प पे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो OALP में क्या होता है, देखो कंपनीज को ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद की वेल को या ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट को ले सकती है, जिससे कि उसको लगता है कि अगर मैं वो यूनिट बिड करूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज फील करती हैं और बहुत ज़्यादा फेवर में रहती हैं कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी चॉइस का वेल उठाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जब हम ऑयल एक्सप्लोर करने जाएंगे तो हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये होता है इन एक्सप्लोरेशन यूनिट्स के साथ कि कंपनीज बहुत सारा पैसा लगा देती हैं और बहुत बार ऐसा होता है इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद जितना उन्होंने सोचा होता है उतना वहाँ से ऑयल या नेचुरल गैस निकलती नहीं है, तो कंपनीज लॉसेज में होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत लॉसेज होते थे कंपनीज को और कंपनीज NELP में बिडिंग करना बंद कर चुकी थी। नेक्स्ट हमें देखना है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। अभी हमने हेल्प देखा था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। इट इज समथिंग अबाउट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ठीक है। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग विद फॉर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। यूनिफाइड लाइसेंस दिया जाएगा सारे हाइड्रोकार्बन ऑपरेटर्स को या एक्सप्लोरर्स को। फुल मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दी जाएगी गैस के रिलेटेड, जो भी हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन होगा उसको कंपनीज अपने अकॉर्डिंग बेच सकती हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने देखा था NELP को रिप्लेस करके 2016 में हम HELP को लाए थे, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। देखो ऑल आर करेक्ट। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयरिंग पे जाती है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या एक्सप्लोरर्स के साथ। पहले क्या होता था, प्रॉफिट शेयरिंग पे जाते थे। अब कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन में सालों साल लग जाते हैं और जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कंपनी होती है उसे कुछ भी नहीं मिलता। 10 साल उसने काम किया, एक्सप्लोरेशन किया, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। अब प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन उसने एक इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन उसको वो इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं मिलता। तो ऐसे में उन्होंने बिडिंग करना बंद कर दिया और गवर्नमेंट डे 1 से ही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे फिर आने लगी। तो HELP में क्या होगा कि जैसे ही एक्सकेवेशन शुरू होगा या जैसे एक्सप्लोरेशन शुरू होगा, गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन से पहले ही, जैसे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा या जैसे ही एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट बेसिकली वहाँ पे रेवेन्यू को शेयर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट होने लगेगा, एटलीस्ट उनको जो उन्होंने सम इन्वेस्ट किया उसका उनको एक शेयर मिलने लगेगा। यहाँ पे जो लाइसेंसेज हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन के लिए मिलेंगे और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन कंपनीज हैं उनको फुल मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम मिलेगा गैस के रिलेटेड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 150 बहुत न्यूज़ में था। आपको बताना है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स के बारे में, बहुत न्यूज़ में थे। करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टर को
जितने में उसने बॉन्ड खरीदा होता है उससे कम में बिकता है, मतलब देखा है तो नेगेटिव यील्ड होती है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 98 रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो आप बोलेंगे कैसा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो इंसान करता है जिससे उसको 100 के 102 110 मिले, लेकिन यहाँ पे 98 मिलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है। दीज आर जनरली इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स, जनरली सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स इनको इशू करती हैं। ये बेसिकली अवॉइड करते हैं डिफ्लेशन रिस्क को, कि अगर कंट्री में वैल्यू ऑफ मनी बहुत गिर जाए तो आप उसके लिए एक हेजिंग इन्वेस्टमेंट करके रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल आर करेक्ट। इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे नेगेटिव इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। अभी नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स जो हैं ये एक तो डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने के लिए किया जाता है, कि कहीं पे अगर किसी को लॉस हो रहा है तो एटलीस्ट वो दूसरी जगह पे एक डाइवर्स इन्वेस्टमेंट करके रखे। इसे आप हेजिंग में भी यूज़ करते हो। हेजिंग का मतलब होता है जब आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कि गोल्ड से रिटर्न अच्छा नहीं आया तो मैं एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी करके रखता हूँ, तो यहाँ से 10% प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से 2% लॉस हो जाएगा, तो मुझे 8% प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसे हेजिंग कहते हैं, कि आप 3-4 जगह पे डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करके रखते हो जिससे आपका लॉस सब एक जगह नहीं जाता। ये कोलेटरल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। अब आपने बैंक ऑफ चाइना के नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब उन बॉन्ड्स को आप मार्केट में सर्कुलेट करके पैसा उठा सकते हो, ठीक है, तो कोलेटरल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। करेंसी गेन का बेनिफिट भी मिल सकता है। जब आपने बॉन्ड परचेज किया था तब डॉलर वर्सेस रुपी 70 रुपये का था, जब आप बॉन्ड रिडीम करने गए तब डॉलर 85 रुपये का था, तो एटलीस्ट आपको रिटर्न नेगेटिव में आया, यील्ड नेगेटिव आई, लेकिन आपको करेंसी गेन का पैसा मिल गया, ठीक है, जो करेंसी आपकी डिप्रिशिएट हुई उसका आपको बेनिफिट मिल गया। और डोमेस्टिक डिफ्लेशन रिस्क से बचने के लिए भी, कि अगर आपको लगता है कि आपकी कंट्री में डिफ्लेशन होने वाला है, जहाँ पे रुपए की वैल्यू 10% गिर जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने किसी फॉरेन करेंसी का बॉन्ड खरीद लिया, फॉरेन कंट्री का बॉन्ड खरीद लिया, और वहाँ से आप इस रिस्क को साइडलाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसकी पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, दैट इज सेट 16, और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।